हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन इन इट्स कंपाउंड फॉर क्लास 10th। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है और 11th के बाद 10th के बाद इसका 11th में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। मतलब ये बेसिक्स हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं हुए तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। सबसे पहले कार्बन है क्या? कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, आपके घर में कोई प्लास्टिक की चीज़ है, ठीक है, या फिर पेपर है, आपको अपने अराउंड में कोल है, बहुत सारी चीज़ों में आपको अपने सराउंडिंग्स में ही क्या मिल जाता है? कार्बन मिल जाता है। तो कार्बन हर जगह है। ठीक है, बेसिक्स नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 6। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 6। इस डायग्राम पर रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक एटम में जो न्यूक्लियस होता है, हर एक एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये पता है किसका बना होता है? ये बना होता है P+N। यानी कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे P+N है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर है? कार्बन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और चारों तरफ जो ये ब्लू ब्लू डॉट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में, दीज आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम काउंट करें यहाँ पे तो कितने? 1 2 3 4 5 6। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मुझे पता चल जाता है ना 6 है, तो इसी को मैं क्या बोलती हूँ? इसका एटॉमिक नंबर। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम। ठीक है, तो इस एटम की बात करें अगर हम कार्बन की, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो इसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर से मुझे क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं लिख सकती हूँ किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कार्बन की 2,4। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये बेचारा स्टेबल तो है नहीं। ठीक है, ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कुछ ना कुछ पापड़ ज़रूर बेलेगा, या तो बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट आयनिक कुछ तो करेगा ये। ठीक है, तो अब ये कैसे कैसे बॉन्डिंग करेगा? ठीक है, अपनी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए कैसे स्टेबल होने की कोशिश करेगा, क्या क्या ये करता है, आगे हम इसी के बारे में पढ़ने वाले। अब इस चैप्टर में ना कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी जो हर एटम में नहीं होती, तो वो 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। कैटिनेशन, टेट्राकोवेलेंसी सब पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब किसी बच्चे को अगर यही नहीं पता कि आयनिक बॉन्डिंग क्या है, तो उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या समझानी? ठीक है, तो इसलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। 9th क्लास में आयोनिक बॉन्ड पढ़कर आए हो, ठीक है, बट मैं मान के चल रही हूँ नहीं पढ़ा, पूरी 9th क्लास ऐसे ही निकाल दी है, तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। NaCl में ना होता क्या है? Na की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281। क्लियर है? Cl अगर क्लोरीन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे ना सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज। इसका रीजन क्या है? देखो ये 281, हर एटम चाहता है यूनिवर्स में स्टेबल होना, और स्टेबिलिटी का एक ही रूल है कि लास्ट शेल क्या होना चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड। तो इसका लास्ट शेल ना एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसे कितने चाहिए? 7 और। तो इतना पावरफुल तो ये है नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन छीन ले। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, मैं इतना नहीं कर सकता, तो मैं एक एटम को क्या कर देता हूँ? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता हूँ। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी लूज कर देगा। अब ये जो लूज हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्लोरीन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा यहाँ पे, तो इट विल बिकम 288, ये भी स्टेबल, एंड सोडियम विल बिकम 28, ये भी स्टेबल। अब दोनों के लिए स्टेबिलिटी अलग तरीके से आई है, इसने एटम लूज किया, इसने एटम गेन किया। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनमें कोई एक एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और उसी लूज हुए हुए इलेक्ट्रॉन को दूसरा एटम गेन कर लेता है, तो ऐसे ही बॉन्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, समझ आया? क्यों? क्योंकि इसमें हमारे आयंस बने। आयंस कैसे बने? जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, तो इस बेचारे पे चार्ज आ जाता है Na प्लस। अच्छा है ये, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और Cl ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पर आ जाता है माइनस। ना माइनस लिखो या -1 लिखो, बात क्या है? एक है। तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आता था और सोडियम पे प्लस, तो सोडियम बन जाता है कैटायन एंड क्लोरीन बन जाता है एनायन। ये वही बॉन्ड्स जो किससे बनते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, उसने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो एक ने लूज कर दिया और एक ने गेन कर लिया, ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जोड़ के उसमें चला गया,
कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। शेयरिंग कैसे? जैसे कि मान लो आप हो, ठीक है, आप हो और आपका एक फ्रेंड है, आप दोनों में से किसी एक के पास बुक है, एक के पास नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसको भी शेयरिंग बोलोगे। लेकिन ये शेयरिंग कैसी हुई, यहाँ पूरी बुक आपकी है और आपके फ्रेंड के पास बिल्कुल नहीं है, आपने एक कॉमन टेबल पर रख लिया और आप दोनों साथ पढ़ रहे हो, ये भी एक तरीके की शेयरिंग है। लेकिन ऐसी शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनाती। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, दोनों को इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको 20 रुपए का एक चिप्स का पैकेट खरीदना है तो 10 रुपए आप दोगे और 10 रुपए आपका फ्रेंड देगा। इक्वल कंट्रीब्यूशन के बाद आप कोई चीज लोगे, ठीक है, तो वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनेगी? शेयरिंग से। अब शेयरिंग कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? सिर्फ एक। ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, ओ एक एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, जो कि आपने 9th क्लास में सीखे होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने क्या करा? शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करा? शेयर कर लिया। तो अब देखो जरा, इस हाइड्रोजन को लगेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे, इसको लगेगा मैं कंप्लीटली फिल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल है विच इज के शेल, और के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? 2। एक उसके पास था, एक उसे और चाहिए था, तो वो क्या हो गया? कंप्लीटली स्टेबल, वो सिर्फ अपना डबलेट पूरा करना चाहता था। ठीक है, और दूसरा वाला हाइड्रोजन भी यही करना चाहता है, तो इसको भी क्या लगेगा? मेरे पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो दोनों को लगेगा कि हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम कंप्लीटली स्टेबल हो गए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ना ये 2 इसके हैं और ना ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले हाइड्रोजन के। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है शेयर। अब शेयरिंग में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं बताओगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इसका और एक इसका। ठीक है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाते हैं? पेयर। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। पेयर, मैंने टॉप्स पहने, ठीक है, पेयर पहना होगा, पेयर ऑफ टॉप्स, क्योंकि 2 हैं ये। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे? कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या हो गई है? शेयरिंग, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड समझ आया? Bonds which are formed by the sharing of an electron pair between 2 atoms. 2 atoms के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाए तो वहाँ क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एक्चुअली कार्बन क्या करता है? कार्बन करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या करता है कार्बन? कार्बन करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग, अभी तो हमने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कार्बन आयोनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं करता, तो इसका भी तो कोई रीज़न होगा ना। मतलब अभी NaCl की हमने आयोनिक बॉन्डिंग करी, ठीक है, तो कार्बन के साथ क्यों नहीं कर सकते हम? इसका रीज़न देखते हैं। कार्बन क्या नहीं बनाता? आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता या बनाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन का क्या ढूंढना है? आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है कि क्या आयोनिक बॉन्डिंग पॉसिबल है कार्बन में। चलो भाई देखते हैं पढ़ के क्या है। ये बोल रहे हैं कि ना 2 केसेस हैं। कैसे? कार्बन के, देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर अभी हमने क्या पढ़ा था? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ी थी? 2,4। ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको कंप्लीट होने के लिए या तो ये चाहेगा कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएं, 2 ही केसेस है, या तो ये करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद ये क्या बनेगा? एनायन। कैसा एनायन बनेगा? फॉर्मिंग C+4 एनायन। हाँ, तो कार्बन के पास ना 2 ही ऑप्शन है, या तो ये क्या करेगा? एक एनायन बनाएगा या फिर कैटायन। तो 2,4 तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, हम बोल रहे हैं कि इसको एनायन बनवा देते हैं। इसको 4 इलेक्ट्रॉन ही किसी से गेन कर लेगा और ये क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ये एनायन बनेगा, जो कि क्या दिखेगा? ऐसा C4-। हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन का क्या बनवा दो? C4- एनायन बनवा देते हैं। इसे 4 इलेक्ट्रॉन किसी बाहर वाले एटम से दिलवा देते हैं। ठीक है, लेकिन होगा क्या? प्रॉब्लम क्या है? देखो हमारे पास ना कितने थे पीछे प्रोटॉन्स? 6 प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए थे। वो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे? 6। लेकिन आप एकदम से क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 4 और प्लस कर दो, यही तो बोल रहे हो। और इलेक्ट्रॉन्स कितने भर दो इसके अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स ठीक से होल्ड कर पाएंगे?
देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, 10 बच्चों की क्लास है, उसमें एक टीचर है, 20 बच्चों की क्लास है, उसमें एक टीचर है। अब एकदम से ना 200 बच्चे हैं और एक टीचर है क्लास में, तो सोचो क्लास में कितनी ज्यादा बदतमीजी होगी। पीछे वाले बच्चे तो दिखेंगे ही नहीं टीचर को हो क्या रहा है वहां पे, ठीक है। क्लास में क्या होगा, शोर होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टीचर बेचारी एक है और बच्चे इतने सारे हैं। तो यहाँ पे ना प्रोटॉन्स रह गए कम और इलेक्ट्रॉन्स हो गए इतने सारे, तो ये इसे ठीक से होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली एटम मेरा कार्बन का, अगर मैं उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा दूं और उसे एनायन बना दूं, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। क्योंकि 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, उन पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल। पढ़ते, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन। बट क्यों डिफिकल्ट है ये? क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है होल्ड करके रखना इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को। कितने सारे? 10 इलेक्ट्रॉन्स को। 6 तो पहले से थे, 4 आप उसे गेन करा रहे हो, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 न्यूक्लियस के 6 प्रोटॉन्स के लिए पकड़ना बहुत ज़्यादा क्या है, टफ है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये एनायन तो बनाएगा नहीं, ठीक है। अभी भी हमारे पास थोड़ी सी होप बची है ना, हम सोच रहे हैं कि कैटायन बना देते हैं। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों? कोवेलेंट बॉन्डिंग से पहले का रीजन पढ़ना जरूरी है ना, कि आखिर हमने लास्ट में कोवेलेंट बॉन्डिंग ही क्यों करी। उससे पहले आयनिक बॉन्डिंग का भी तो हमारे पास एक ऑप्शन था ना। आ जाओ भाई आयनिक बॉन्डिंग पे, कार्बन 2,4। अब आप मुझे बोल रहे हो कि के शेल ना, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगी, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के कार्बन को क्या बना दो, फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन। इसे कैटायन बना दो जिसका नाम क्या होगा फिर C4 प्लस, यानी कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। अच्छा, अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो जब सोडियम है ना, मान लो सोडियम क्या था 11, 2, 8, 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इसके लिए भी उसने क्या लगाई थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई थी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैग्नीशियम की बात करूँ 2, 8, 2, 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी लगाई थी। तो तुम सोच रहे हो कि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी? क्या इतनी एनर्जी है उस बेचारे में? नहीं, तो उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है। तो इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना फिर भी टफ है, लेकिन 4 तो और भी ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो क्या है कार्बन कैटायन को, अब देखो फिर क्या होगा, वही प्रोटॉन्स वाला केस। एक चीज और, अब मेरे पास प्रोटॉन्स कितने थे, प्रोटॉन्स कितने थे 6, न्यूट्रॉन्स कितने थे 6। मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन्स ना इसके 4 लूज करवा दो, C4 प्लस बना दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, खाली 2, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन्स क्या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे? वो भी क्या है, एक मतलब एक ऐसा केस नहीं है जो पॉसिबल हो सके, ठीक है। एक तो इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, उसके बाद सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो प्रोटॉन्स अगर होल्ड करेंगे तो वहाँ पे भी न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ना ही तो कार्बन का कैटायन बनाया जा सकता है, ठीक है, और ना ही कार्बन का एनायन बनाया जा सकता है। तो इसलिए मजबूरी में ये फिर क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि अब मुझे कोवेलेंट बॉन्डिंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए कार्बन क्या करने लगता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करने लगता है। समझ आया भाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रीजंस एग्जाम में आते भी हैं कभी कभी, कि क्यों कार्बन कैटायन या एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, और या फिर क्यों कार्बन हमेशा सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। तो आप रीजन दोगे कि आयनिक बॉन्डिंग उसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो मैंने रीजन लिखवाया समझाया पूरा यही है, ठीक है। आगे चले, देखो भाई अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में ना, मैंने अभी जो आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले एग्जाम्पल समझाया था ना, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग ही थी। कैसे, एक हाइड्रोजन के पास एक एटम था, इलेक्ट्रॉन था, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। दोनों ने मिलके क्या बनाया था, बॉन्ड बनाया था। इस बॉन्ड को मैं क्या बोलती हूँ, सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड को मैं क्या बोलती हूँ, सिंगल बॉन्ड। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है बताओगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने पेयर, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 1 क्यों, क्योंकि मैंने आगे वर्ड क्या लगा दिया, पेयर, ठीक है। अगर पेयर नहीं लिखती तो क्या लिखती कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। अब नेक्स्ट केस O2, ठीक है। अब हम लेते हैं ऑक्सीजन का केस। देखो ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इसकी भी 2,6, ठीक है। अब दोनों ही ऑक्सीजन क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। हर एटम स्टेबल होना चाहता है,
तो इन्हें स्टेबल होने के लिए ना दो दो इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, ये किस तरीके से दो दो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। आउटर ऑर्बिट में मतलब जो लास्ट वाली जो शेल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके हम क्या बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से एक ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा वाला ऑक्सीजन ये भी इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे ना इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये फिर से क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि ना तो हम छीन रहे हैं ना ही हम किसी को दे रहे हैं, हम क्या बना लेते हैं, हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेते। अब इस ऑक्सीजन के हिसाब से ये पूरा ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन के हिसाब से ये पूरा जो ऑक्टेट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या हो गया, ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल, ऑक्सीजन नंबर 1 क्या हो गया, स्टेबल। अब 2 पे आ जाओ, ये देखो ये इसको लगेगा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन नंबर 2 के पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्टीमेटली दोनों क्या हो गए, स्टेबल। बाय बाय क्या करा इन्होंने, कोवेलेंट बॉन्डिंग तो बनाई, लेकिन बाय दिस डबल बॉन्ड किसके थ्रू स्टेबल हुए हैं, क्या बना लिया दोनों ने आपस में, एक डबल बॉन्ड। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा है भाई, कोवेलेंट बॉन्डिंग की है और क्या बना दिया है, एक डबल बॉन्ड बना दिया है। वन मोर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 7। नाउ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,5। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। मान लो एक नाइट्रोजन यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, दोनों ही क्या है बेचारे, अनस्टेबल हैं। अच्छा, दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हैं, देखो 2,5, ये 5 अपने आप को क्या बनाना चाहता है, 8। तो 5 को 8 बनाने के लिए क्या ऐड करते हो इसमें, 3। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ये चाहता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स ये चाहता है। दोनों की डिमांड क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दोनों को अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, स्टेबल। देखते हैं अब नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 डॉट स्ट्रक्चर, डॉट्स किसके बनते हैं, आउटर शेल के। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5, तो 5 डॉट्स बनेंगे। ये 2 जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इधर आ जाओ, दूसरे वाले नाइट्रोजन में भी सेम केस होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ईच है इनके पास आउटर शेल में, लेकिन तब भी बेचारे अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे हम क्या बना लें, बॉन्ड बना लें। तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। एंड कौन सा बॉन्ड बना लिया इन्होंने, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना है बच्चों यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 3 पेयर्स की। ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं 3। सिंगल बॉन्ड किस में बना था, हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन में क्या बना था, डबल बॉन्ड। और अब नाइट्रोजन में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो, अब इस नाइट्रोजन को देखते हैं, इस नाइट्रोजन को ये आ गया इसको। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन, पहला नाइट्रोजन क्या बन गया, 5 + 3, इसको लग रहा है अब मैं क्या हो चुका हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस केस में, और ये दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ने थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग कितने बॉन्ड्स बनाए, 3 बॉन्ड्स बनाए। 3 बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और कितने पेयर शेयर करे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, तब जाके दोनों नाइट्रोजन क्या हो चुके हैं, अब स्टेबल हो चुके, स्टेबल हो गए थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्लियर है अब कॉन्सेप्ट के हमें करना क्या है। अब कार्बन भी क्या करता है, इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, ना ही वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, बस सिंपली इस तरीके से सिंगल डबल बॉन्ड्स बनाता है और शेयर करके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। कार्बन की स्टार्टिंग में ना हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि कार्बन अलग क्यों है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कैटिनेशन। नाउ अब हम कैटिनेशन ही पढ़ेंगे कि कैटिनेशन है क्या। देखो, कैटिनेशन ना कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन अपने ही मतलब कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से क्या करता है, बॉन्ड बनाता जाता है। मतलब ऐसे
कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बनाया जा रहा है, मतलब इसको किसी और की जरूरत नहीं है, बोल रहा है मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, ठीक है। तो ये अपने ही सेम एटम से क्या बनाता है, आगे आगे पूरी बॉन्डिंग करता रहता है। तो सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग, अपने जैसों से ही क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता रहता है। अब ये 3 तरीके से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। पहला क्या है, कार्बन 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 जुड़ के क्या बना देते हैं, चेन, कार्बन 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 ऐसे जुड़ के क्या बना देते हैं, पूरी चेन बना देते हैं, ठीक है। अब ये चेन के साथ साथ एक और चीज करते हैं, ये ब्रांचिंग भी कर सकते हैं ना। व्हाट इज ब्रांचिंग, देखो ये कार्बन है, यहाँ इस सेंटर में से भी क्या निकल जाए, एक ब्रांच निकल जाए, इस कार्बन से भी एक ब्रांच निकल जाए, इससे भी एक ब्रांच निकल जाए, फर्दर इससे भी एक ब्रांच निकल जाए। तो इस तरीके से कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन ब्रांचिंग भी कर सकता है, यानी कि एक स्ट्रेट चेन बनाई, चेन के बाद इस चेन पे क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है कार्बन को, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग। तीसरे में क्या कर सकता है, ये रिंग बना सकता है, यानी कि कार्बन 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 इस तरीके से क्या बना सकता है, ये रिंग भी बना सकता है, पेंटागन हेक्सागन अलग अलग ये शेप्स भी बना सकता है, मतलब ये ऐसे भी। रिंग क्या है, रिंग कोई भी क्लोज फिगर है ना, अब जरूरी तो नहीं हम कोई उसे शेप दें, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इस तरीके से ट्राइंगल की फॉर्म में ये बन सकता है। तो कार्बन क्या कर रहा है, रिंग्स बना रहा है, अलग अलग रिंग्स बना रहा है थ्रू कैटिनेशन। आपस में ही कार्बन 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 जुड़ के चेन भी बनाते हैं, ब्रांच भी बनाते हैं और रिंग्स भी बनाते हैं। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों, कैटिनेशन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलें। नाउ कैटिनेशन के बाद सेकेंड टॉपिक क्या था, टेट्राकोवेलेंसी ना। व्हाट इज टेट्राकोवेलेंसी, कैटिनेशन हो गया है, अब हम आएंगे टेट्राकोवेलेंसी पे। देखो कैटिनेशन पढ़ लिया, अब आएंगे टेट्राकोवेलेंसी पे ना। व्हाट इज टेट्रा, टेट्रा का मीनिंग क्या है, 4, ठीक है। टेट्रा का मीनिंग क्या होता है बच्चों, 4। देखो ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, टेट्रा का मीनिंग क्या है, 4। अब हमारा टॉपिक क्या था, टेट्राकोवेलेंसी। ना व्हाट डज दिस मीन्स, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। कितने बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अभी तो पीछे पड़ा, लेकिन ये मत समझना इन दोनों की बात नहीं हो रही। ये C4 माइनस क्या था, एनायन था, और C4 प्लस क्या था, कैटायन था। ना तो एनायन बना रहा, ना ही कैटायन बना रहा, वो कोवेलेंसी दिखा रहा है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बना रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कोवेलेंसी की। तो इट मीन्स वो बना तो कोवेलेंट बॉन्ड ही रहा है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड एक कार्बन कितने बना सकता है, 4। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि एक कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, 4। इस टॉपिक को इससे रिलेट नहीं करना, क्योंकि ये एनायन और ये कैटायन ये केसेस थे कंप्लीटली लूज कर देने के या फिर कंप्लीटली एटम छीन के गेन कर लेने के। तो ना ही तो यहाँ पे ये एटम लूज करेगा, ना ही गेन करेगा, सिर्फ क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ शेयरिंग की। चलो, तो शेयरिंग के केस में अगर हम शेयरिंग की बात करें तो टेट्राकोवेलेंसी का मतलब क्या है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब मैंने अभी पीछे एक चेन बना के दिखाई थी, ऐसे मान लो 1 2 3 4। मैं बोल रही हूँ एक 4 कार्बन की चेन बनाओ, आपने कहा ठीक है बना दी। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए। तो अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ, ध्यान से देखते रहना, अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ, इस कार्बन ने अभी सिर्फ एक क्या बनाई है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ये और कितने बना सकता है, कितने बना सकता है, और 3 और बना सकता है, क्योंकि टोटल कितने बनाता है, 4। सिर्फ अभी बेचारे ने एक बॉन्ड बनाया, तो अभी 3 बना सकता है। अगर मैं कार्बन, मैंने नेम दे दूं 1 2 3। इफ आई टॉक अबाउट कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 ने कितने बॉन्ड्स बना लिए, 1 2 2 बना चुका है। हाउ मेनी लेफ्ट, 2 मोर, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स और बना सकता है, ठीक है। तीसरे कार्बन ने 2 बना लिए, 2 और बना सकता है। और लास्ट कार्बन का केस फर्स्ट कार्बन जैसा है, सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो इट इज लेफ्ट विथ 3 मोर, 3 और बना सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि सबकी वैलेंसी को क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, सबकी वैलेंसी को क्या कर दो बच्चों, सेटिस्फाई कर दो, 1 2 3 4, इट इज अ 4 कार्बन चेन। और ऊपर मैंने लिखा है कि किसने कितने बॉन्ड बना लिए और कौन कितने और बना सकता है। तो इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, इसने 2 बनाए, इसने 2 बनाए, और इसने भी 1 मिनट, और इसने भी कितने बनाए हैं, इसने भी सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक बॉन्ड बनाया। अब ये बचे कितने, इनके पास कितने कितने बॉन्ड्स ये बना सकते हैं, बचे हुए बॉन्ड्स कितने, इसके पास 3 बॉन्ड बचे, इसके पास 2, इसके पास 2 और इसके पास 3। तो अगर मैं बोलूँ इस कार्बन चेन को ही आगे कंप्लीटली
सेटिस्फाई कर दो कि इसके सारे बॉन्ड्स बन जाए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्या लगा दो, कार्बन। ये देखो, अब ये 1 2 3 एक बॉन्ड उसने बना रखा था, ये एक ग्रीन वाले और 3 येलो वाले हमने और बना दिए। तो नाउ दिस कार्बन नंबर 1 इज कम्प्लीटली स्टेबल। स्टेबल पहले भी था बट और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चारों कोवेलेंसी, मतलब हम इसे सिर्फ कंप्लीट कर रहे हैं कंपाउंड को। सेकेंड जो कार्बन है, इसने दो बना रखे हैं बॉन्ड्स, 2 और बनवा दो, ठीक है। इस कार्बन ने 2 बनाए हुए हैं, 2 और बनवा दो, और इसने सिर्फ 1 बना रखा है, तो इसके 3 बॉन्ड्स और बनवा दो। तो इस तरीके से मैं इस चेन को बना सकती हूँ। ये देखो, ये क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 ठीक है, हर बार 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो अभी उसने जितने नहीं बना रखे थे उतने उतने कार्बन्स मैंने उसके अंदर क्या कर दिए, ऐड कर दिए, सो दैट अब हम सारे कार्बन्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें कि सबने कितने कितने बॉन्ड्स बनाए, 4 बॉन्ड्स ईच। और 4 बॉन्ड्स ही उसकी क्या शो करेगी, टेट्रावैलेंसी। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या था, तो 4 बॉन्ड्स बनाता हो, ठीक है। तो कार्बन क्या प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन क्या प्रॉपर्टी शो करेगा कि कार्बन क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा हर बार, ठीक है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, ना ही तो आयंस और ना ही कैटायंस, सिर्फ क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग करके कोवेलेंसी शो करेगा, और ऐसी चेन्स, रिंग्स, ये सब बनाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ अब हमने कैटिनेशन पढ़ लिया, टेट्रा कोवेलेंसी पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमराइजेशन। नाउ व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है ना, छोटे छोटे मोनोमर्स को लेके एक बड़ा सा पॉलीमर बना देना। मतलब मोनोमर क्या होता है, जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे कि मान लो आप घर किसका बना होता है, ब्रिक्स का, ठीक है। तो ब्रिक ब्रिक एक पे वो एक, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब लगाते जाते हो ना उसकी पूरी लेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये मान लो ये है मोनोमर, ये हमारा क्या है, मोनोमर। मोनोमर इसका नाम क्या होगा, अभी हमने इस टॉपिक पे आए नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, एल्कीन्स। एल्केन्स सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले होते हैं। अभी इस टॉपिक पे आएंगे हम इसके बाद। तो पॉलीमराइजेशन में हो क्या रहा है, ये एल्कीन का एक पॉलीमर है और ये भी एक मोनोमर है और ये भी मोनोमर है। तो मोनोमर प्लस मोनोमर एंड प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन, मैंने 2 ड्रॉ करे हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे मोनोमर्स को मिलाकर मेरा क्या बनता है, पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, इन्हीं मोनोमर्स की चेन। पॉलीमर क्या है, इन्हीं मोनोमर्स की क्या बना दो, चेन बना दो, तो उसको ही क्या बोलेंगे, पॉलीमर। बस सिंपल, इस तरीके से पूरी चेन हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये चेन बन कैसे रही है, इनके जुड़ने से। ये ऐड होते जा रहे हैं ना, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन, तो ये 2 2 2, मतलब ऐसे काफी सारे मोनोमर्स को जोड़ने के बाद क्या बनता है, एक बड़ा सा पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम आगे मतलब कितना भी, इसको ना ऐसे बनाना कि मतलब यानी और आगे जुड़ सकते हैं, और आगे सो ऑन, जितने भी आप मोनोमर्स जोड़ोगे अकॉर्डिंग टू दैट आपका पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। तो मोनोमर हो गई स्मॉलेस्ट यूनिट, और स्मॉलेस्ट यूनिट्स को प्लस करके जो हम बनाते हैं एक चेन पूरी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो ये हो गया आपका पॉलीमर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।